अकबर के दरबार में लेखा अधिकारी की आवश्यकता महसूस हुई। इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार की तलाश आरंभ हो गई। अकबर के समय में पढ़े लिखे लोग विरल थे। राज के लेखाधिकारी को तो इतना योग्य होना ही चाहिए था कि राज्य का हिसाब किताब देख सके। अकबर ने लेखा अधिकारी के लिए जो मापदंड निर्धारित कर रखा था, उसमें प्रथम बिंदु था ईमानदारी। ईमानदारी का मूल्यांकन करने के लिए अकबर ने जो पैमाना बनाया था, उससे गुजरकर स्वयं को ईमानदार साबित करना सबके बस की बात नहीं थी। एक शाम बीरबल के साथ अपने महल की छत पर अकबर टहल रहे थे। वे तनिक चिंतित दिखाई दे रहे थे। बादशाह मौन थे, इसलिए बीरबल भी मौन था। थोड़ी देर तक दोनों के बीच मौन बरकरार रहा। फिर अकबर ने ही यह मौन तोड़ते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, लेखा अधिकारी के पद के लिए अभी तक कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला है। जब तक इस पद के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिल जाता है, तुम ही इसका कामकाज देखो। जहांपनाह, आपका आदेश सिर आंखों पर, मगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ कहूं? बीरबल ने पूछा। अवश्य कहो, क्या कहना चाहते हो? अकबर ने बीरबल की तरफ मुखातिब होते हुए पूछा। जहांपनाह, आपने लेखाधिकारी पद के लिए ईमानदारी को पैमाना बनाया है। मेरी समझ है कि एक व्यक्ति में ईमानदारी और बेईमानी दोनों गुण मौजूद रहते हैं। इसे मानवीय प्रवृत्तियों में शुमार किया जा सकता है। ईमानदार व्यक्ति में बाद में बेईमानी नहीं आ जाएगी, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। लेखाधिकारी कहीं घूस लेकर कोई काम न करे। संभवतः इसी सोच के साथ आपने इस पद के लिए ईमानदारी को पैमाना बनाया है। सच कहें तो नियमों पर चलते हुए भी चालाक आदमी घूस ले सकता है और इसके कृत्य में दोष तलाशना कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसा चालाक आदमी तो कहीं कहीं और कभी कभी देखने को मिलता है, बीरबल ने कहा। बीरबल का यह कथन सुनकर बादशाह अकबर बहुत पसोपेश में आ गए। फिर बोले, क्या आदमी राज्य के नियमों का पालन करते हुए भी अवैध तरीके से धनोपार्जन कर सकता है? अवश्य जहांपनाह, बीरबल ने कहा। तुम मुझे इसका एहसास करा सकते हो? अकबर ने पूछा। अवश्य जहांपनाह, बीरबल ने कहा। ठीक है बीरबल, कल से तुम लेखा का काम देखो और मुझे यह दिखाओ कि लेखा का काम देखते हुए कैसे अवैध तरीके से धन उगाही हो सकती है, अकबर ने कहा। बीरबल ने दूसरे दिन अकबर के साम्राज्य के लेखा का काम देखना शुरू कर दिया। उसने पहले दिन ही फरमान जारी करवाया कि नए वर्ष के पहले माह में ही लोग अपना लगान चुकाकर उसकी हस्ताक्षरित रसीद लेखाधिकारी द्वारा प्राप्त कर लें। अकबर को यह फरमान आवश्यक एवं राजकोष के लिए उपयोगी लगा, जिसके कारण उसे यह फरमान जारी करने में कोई हिचक नहीं हुई। धीरे धीरे बीरबल के कक्ष के आगे भीड़ रहने लगी। भीड़ में फिर लोगों की तादाद बढ़ने लगी। इसके बाद अकबर के पास इक्का दुक्का सूचनाएं भी पहुंचने लगी कि बीरबल बिना पैसा लिए लगान प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर नहीं करते। कुछ दिनों के बाद अकबर को पता चला कि कुछ बड़े जमींदार अब सीधे बीरबल के घर जाकर लगान पावती की रसीद पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। एक शाम अपनी छत पर बीरबल के साथ टहलते हुए अकबर ने कहा, बीरबल, सुन रहा हूं कि लेखा अधिकारी का दस्तखत प्राप्त करने के लिए लोग तुम्हारे घर पहुंचने लगे हैं। जी हाँ जहांपनाह, प्रजा की परेशानी में काम आना राज्यकर्मियों का फर्ज है, इसलिए मैं अपने घर आए लोगों को कभी निराश नहीं करता, बीरबल ने सादगी से उत्तर दिया। फर्ज निभा रहे हो या परेशान प्रजा से वसूली कर रहे हो, अकबर ने सीधा आरोप लगाया। बिना विचलित हुए बीरबल ने कहा, किसी ने आपसे कहा है कि उसने दस्तखत के एवज में मुझे पैसे दिए हैं, या आप सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं? अकबर तो सुनी सुनाई बातें ही कर रहे थे। भला घूस देने वाला व्यक्ति भी कहीं स्वीकार करता है कि उसने घूस दिया है? बीरबल के सवाल पर अकबर खामोश हो गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने जो भी सुना है ठीक सुना है, मगर दोष लेखा अधिकारी में नहीं, इस प्रणाली में है कि लगान पावती की रसीद पर लेखा अधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है। जिस दिन इस तरह का फरमान जारी हुआ उस दिन ही राज्य ने लेखा अधिकारी को अवैध धन उगाही की राह दिखा दी। मैंने आपसे कहा था
लेखा अधिकारी के पद के लिए ईमानदार व्यक्ति तलाश करने के स्थान पर ईमानदार प्रणाली को तरजीह दें। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई और दूसरे दिन ही उसने लेखा अधिकारी के पद पर एक युवक को नियुक्त कर लिया। फिर शाम को छत पर बीरबल के साथ टहलते हुए अकबर ने कहा, बीरबल, लेखा अधिकारी के पद पर तो बहाली हो गई, अब क्यों न तुम्हें अस्तबल में लीद तौलने का काम सौंप दिया जाए। दरअसल अकबर उस समय बीरबल से मजाक कर रहे थे, मगर बीरबल तो अपनी ही मिट्टी का बना हुआ था। उसने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं लीद तौलकर भी पैसे उगा लूंगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर चौंके, अरे, लीद तौलने के लिए तुम्हें पैसे कौन देगा? अकबर बोलापन छोड़ो, हमेशा शेख ही बघाड़ना अच्छी बात थोड़े ही है। अकबर ने बीरबल को समझाया, जहांपनाह, मैं शेख ही नहीं बघाड़ रहा हूं, बस यह कह रहा हूं कि प्रणाली की जिस कमजोरी का लाभ उठाकर एक लेखा अधिकारी प्रजा से पैसे वसूल सकता है, प्रणाली की उसी कमी का वैसा ही लाभ एक लीद तौलने वाला भी तो ले सकता है, बीरबल ने कहा। मजाक मजाक में ही अकबर संजीदा हो गए और उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, कल से तुम अस्तबल में लीद तौलकर पैसा उगा ही करके दिखाओ। दूसरे दिन बीरबल ने बादशाह की तरफ से एक फरमान जारी करवाया, अस्तबल के सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि घोड़ों की लीद तब तक नहीं हटवाई जाए जब तक कि बीरबल उसे तौलवा न लें। यह फरमान जारी कर अकबर सोचता रहा, आखिर इस फरमान की आड़ में बीरबल कैसे अवैध वसूली कर सकता है। उन्हें इस फरमान में न तो कोई खोट समझ में आ रही थी और न ऐसा कोई तरीका ही उनकी समझ में आ रहा था जिसका उपयोग कर बीरबल अवैध वसूली करता। दूसरे दिन बेहिचक बीरबल ने अस्तबल में लीद तौलने का काम शुरू कर दिया। उसने अस्तबल में एक अनुकूल स्थान पर तराजू लगवाया और बटखरे रखवाए। तब तक अस्तबल के कर्मचारियों के नाम वह शाही फरमान भी पहुंच गया जिसमें लीद तौलवाने की ताकीद की गई थी। अस्तबल के कर्मचारी यह नहीं समझ पा रहे थे कि लीद क्यों तौला जा रहा है और इस अदना से काम के लिए बादशाह ने दीवान जी को क्यों भेजा है। शाही दरबार के अधिकांश दरबारियों को जानने वाले एक बुजुर्ग कर्मचारी ने बीरबल से आखिर पूछ ही लिया, बात क्या है? दीवान जी, मैंने अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में लीद तौले जाने की बात कभी नहीं सुनी थी। बाजाब्ता इसके लिए शाही फरमान आया है। बीरबल ने उस कर्मचारी से कहा, तुम बुजुर्ग हो, इसलिए तुम्हें बताने में कोई नुकसान नहीं है, मगर बात तुम अपने तक ही सीमित रखना, किसी को बताना नहीं। दरअसल बात यह है कि बादशाह को पुख्ता जानकारी मिली है कि अस्तबल के घोड़ों के लिए जो चारा आता है, घोड़ों को उसके मुताबिक चारा नहीं दिया जाता है। इसमें तुम लोगों के साथ चारा मुहैया कराने वाला बनिया भी मिला हुआ है। 10 मन चारा मुहैया कराकर वह 100 मन की रसीद ले जाता है और तुम लोग घोड़े को 2 सिर चारा खिलाकर 5 सिर बताते हो। मुझे बादशाह ने दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए यहाँ भेजा है। बुजुर्ग कर्मचारी से यह बात अस्तबल के अन्य कर्मचारियों तक पहुंची और अस्तबल में हड़कंप मच गया। सभी बीरबल के कृपा पात्र बनने के लिए बेताब हो गए। सुबह बीरबल लीद तौलते समय पुकारता, घोड़ा संख्या 1 के सईस, आज तुम्हारे घोड़े की लीद कम है। कल क्या खिलाया था और कितना खिलाया था, बताओ। इस तरह अस्तबल कर्मियों में बीरबल एक खौफ का नाम हो गया। फिर बीरबल ने उसी बुजुर्ग कर्मचारी से कहा, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, प्रत्येक कर्मचारी प्रतिमाह मुझे 1-1 रुपये दे दे, मैं उन सब के घोड़े की लीद का माप सही कर दिया करूंगा। महीना पूरा होने पर बीरबल ने 104 रुपये ले जाकर राजकोष में जमा कराए तथा उसकी रसीद लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसे देखकर व्यंग्य किया, क्यों बीरबल, हो रही है लीद से कमाई? जी हाँ जहांपनाह, कुछ राजकोष को भी फायदा पहुंचा रहा हूं, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा तथा 104 रुपये की रसीद अकबर को थमा दी। अकबर की समझ में जब कुछ नहीं आया तब बीरबल ने पूरी कहानी उन्हें सुना दी कि कैसे ये 104 रुपये उसके पास आए। अकबर ने कहा, तब तो जरूर ये कर्मचारी कुछ गलत करते होंगे जिसको छुपाने के लिए सबने तुम्हें 1-1 रुपये दिए। जहांपनाह, गरीब की भूख छोटी होती है, पेट भरने तक ही सोच पाते हैं ये। 1-1 रुपये तो उन्होंने पेट काट कर मुझे दिया है कि मैं उन्हें किसी परेशानी में न फंसा दूं।
बेचारों पर संदेह करना उचित नहीं होगा। वे तो मेरे रौब में थे। वे जानते थे कि मैं आपके दरबार में हूँ। सच कहूँ तो इस तरह की उगाही तो वहां से भी हो सकती है जहां लोग मुझे नहीं जानते और शाही फरमान का जहां कोई मायने नहीं है। अकबर को फिर बीरबल की बात में बड़बोलापन नजर आया। उन्होंने बीरबल से कहा, तो क्या तुम सीमावर्ती क्षेत्र के दूरदराज के जनशून्य स्थान पर बहने वाली नदी के किनारे खड़े रहकर भी पैसे उगा ले सकते हो? अवश्य जहांपनाह, यदि यह आपका हुक्म है तो, बीरबल ने कहा। बीरबल को अकबर ने सबक सिखाने के ख्याल से राजधानी के सुदूरवर्ती इलाके से गुजरने वाली यमुना के किनारे भेज दिया। 2 घुड़सवार उसे वहां एक जनशून्य स्थान पर छोड़ आए। बीरबल ने नदी के किनारे अपना तंबू गाड़ लिया और हाथ में एक झंडा लेकर नदी के किनारे खड़ा हो गया। उस दिन राजधानी में कुछ खास वस्तुओं की आपूर्ति के लिए यमुना से एक बड़ी नौका गुजर रही थी। बीरबल ने उस नौका को झंडा दिखाकर रोक दिया। जब नौका बढ़ाने का उसने देर तक संकेत नहीं दिया तो नौका में बैठा व्यापारी बीरबल के पास आया और उससे नौका को आगे बढ़ने की अनुमति देने का अनुरोध करने लगा। बीरबल ने उससे स्पष्टतः कहा, हाँ भाई, मैं समझता हूँ, नौका छूटने में तुम अपना लाभ देख रहे हो। माल पहुंचाकर तुम कुछ कमाओगे। मैं बाढ़ नियंत्रण विभाग का काम कर रहा हूँ। तुम्हारी इतनी बड़ी नौका के गुजरने से नदी में कृत्रिम लहरें उठेंगी जिसका असर 3 दिनों तक तो रहेगा ही। अब बताओ, मुझे क्या लाभ होगा कि मैं 3 दिनों तक इस निर्जन स्थान पर खड़े रहने का खतरा मोल लूं? क्या तुम मुझे 3 दिनों का वेतन दे दोगे जो मैं ऐसा होने दूं? जब बीरबल ने व्यापारी का अनुरोध नहीं माना तब व्यापारी ने उसे 3 दिनों की कमाई के एवज में 60 रुपए थमाए और नौका छोड़ने पर राजी कर लिया। इस तरह बीरबल यमुना से गुजरने वाली नौकाओं को रोककर धन उगाही करने लगा। एक बार एक जहाज के पल्ले पड़ जाने से भी उसकी अच्छी कमाई हुई। अंततः अकबर तक भी बीरबल की अवैध उगाही की खबर पहुंची। अकबर को जब पता चला कि बीरबल यमुना से गुजरने वाली नौकाओं को रोककर पैसे वसूली कर रहा है, तब अकबर ने एक बड़े कातिब को बुलवाकर एक बड़े कागज पर लिखवाया, नौकाओं को रोको मत, जाने दो। शाही मुहर लगे इस पैगाम को पढ़कर बीरबल मुस्कुराया। उसने उस फरमान में बहुत खूबसूरती से थोड़ी मेहनत के बाद संतोषजनक संदेश बना लिया। संदेश था, नौकाओं को रोको, मत जाने दो। इसके बाद बीरबल ने शाही सेना के लिए रसद ले जाने वाली नौका को ही रोक लिया। खूब बावेला मचा और इसकी खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने बीरबल को दरबार में हाजिर होने के लिए फरमान भेजा। बीरबल उनके दरबार में बेहिचक हाजिर हुआ। अकबर ने बीरबल से पूछा, मेरे मना करने पर भी यमुना में तुमने शाही सेना का रसद ले जा रही नौका को क्यों रोका? जहांपनाह, मैंने जो कुछ भी किया वह शाही फरमान के अनुसार ही किया। उसने बादशाह के सामने वह फरमान रख दिया जिस पर लिखा था, नौकाओं को रोको, मत जाने दो। अब अकबर से कुछ भी कहते नहीं बना। दरबार के बाद बीरबल को साथ लेकर अकबर राजमहल गए और उसकी छत पर टहलते हुए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझता था कि दोष व्यक्ति में है जिससे भ्रष्टाचार फैलता है, परंतु तुमने मुझे समझा दिया है कि प्रणाली भी कम जिम्मेदार नहीं है। थोड़ी देर के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब लहरों से कमाई करने की जरूरत नहीं है। तुम कल से पहले की भांति ही दरबार का कामकाज संभालो। बीरबल के होठों पर विजयी मुस्कान खेल रही थी। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहे हैं। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन।
बादशाह अकबर बोले, मूर्खी जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहांपनाह, बीरबल बोले, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूं और वैसा ही व्यवहार करता हूं। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाए। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उन्होंने तरह तरह के मुंह बनाकर बादशाह अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगे। उन्होंने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वे जाकर बादशाह अकबर की गोद में बैठ गए और लगे उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब बादशाह अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाते ही रहे। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वे बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। बादशाह अकबर मुस्कराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वे बोले, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। बादशाह अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोते हुए बोले, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटे इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था। और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे वे। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए अकबर बोले, लो, इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो, पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोते ही रहे। बादशाह का धैर्य जवाब दे गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर, बोले, हाँ, ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उस समय उनके दरबार में उनके सभी दरबारी सरदार मौजूद थे, जिनमें एक का नाम मुल्ला दो प्याजा था। वह चापलूस किस्म का आदमी था। बादशाह अकबर ने बीरबल के पगड़ी बांधने की तारीफ कर दी। बादशाह के मुंह से बीरबल की तारीफ मुल्ला दो प्याजा को हजम नहीं हुई और उसने इसे अपनी तौहीन समझा। उसने चिढ़कर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं बीरबल से भी अच्छी पगड़ी बांध सकता हूं। इसमें इतनी तारीफ के पुल बांधने वाली कौन सी बात है? बादशाह ने मुल्ला दो प्याजा की बात सुनी और उससे किसी और दिन दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहकर महल में चले गए। अगले दिन मुल्ला दो प्याजा बहुत अच्छी पगड़ी बांधकर दरबार में आया। सभी दरबारी उसकी पगड़ी की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। अंत में दरबार में बादशाह के साथ बीरबल भी पहुंच गए। जब बादशाह ने मुल्ला दो प्याजा की पगड़ी देखी तो वे खुश होकर उसकी प्रशंसा करने लगे और बोले, वाकई मुल्ला दो प्याजा, तुमने कमाल की पगड़ी बांधी है। यह तो बीरबल से भी अच्छी है। बीरबल भी यह सब सुन रहे थे। कुछ देर बाद बीरबल कुछ सोचकर बोले, जहांपनाह, यह हुनर इनका नहीं बल्कि इनकी बीवी का है। इसलिए असली तारीफ के हकदार यह नहीं, इनकी बेगम है। उनके कारण ही आज इन्हें इतनी वाहवाही हासिल हुई है। बादशाह सलामत, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है
तो मुल्ला दो प्याजा से अपनी पगड़ी खोलकर यहीं दरबार में दोबारा बांधने के लिए कहें। अगर इन्होंने ऐसी ही पगड़ी दोबारा बांध ली तो ये तारीफ के हकदार हैं, वरना इनकी बेगम ने ही इसे बांधा है। बादशाह ने बीरबल की बात सुनी और उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को पगड़ी खोलकर दोबारा बांधने का आदेश दिया। मुल्ला ने पगड़ी खोल दी, लेकिन बिना देखे वह पगड़ी बांध न सका, क्योंकि घर पर उसने पगड़ी शीशे में देखकर बांधी थी। इसलिए वह बगलें झांकने लगा। उसे ऐसा करते देख बीरबल ने कहा, क्यों मुल्ला साहब, पगड़ी क्यों नहीं बांध रहे? अब मुल्ला जी क्या करते? उन्होंने बिना देखे ही पगड़ी बांधनी शुरू कर दी, लेकिन बिना देखे ऐसी पगड़ी बांधी कि सभी दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगे। सबको हंसते देखकर मुल्ला पानी पानी हो गया। बादशाह ने मन ही मन बीरबल की चालाकी समझ ली और उनकी समझदारी की तारीफ करने लगे। फिर बादशाह बोले, वाह मुल्ला साहब, जो काम आप खुद नहीं कर सकते उसे अपनी बेगम। अकबर के दरबार में मूलचंद नाम का एक दरबारी था। राजधानी के कारोबारियों पर बाजार शुल्क का निर्धारण करना और फिर उसकी वसूली, यह कार्य था उसका। मूलचंद जब से बाजार शुल्क विभाग का प्रभारी बनाया गया तब से ही वह दरबारियों की आंखों पर चढ़ गया था। जब भी किसी दरबारी को मौका मिलता वह ऐसे सवाल उठा देता जिससे बाजार शुल्क विभाग की बदनामी हो तथा बादशाह की नज़र में यह बात आए कि मूलचंद अय्याशी में मग्न रहता है, इसलिए अपने विभाग के क्रियाकलापों के प्रति बेहद लापरवाह है और उसकी इस लापरवाही के कारण राजस्व वसूली के कार्य में भी ढिलाई बढ़ती जा रही है। दरबार में इस तरह के विवाद उठाए जाने का मकसद अकबर समझते थे। वे इस बात से भी वाकिफ थे कि वित्त के बारे में जो समझ मूलचंद की है उसका कोई शानी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वह राजकोष के लिए रातों रात करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं की राजस्व वसूली की राह ऐसे निकाल सकता है जिसे प्रजा सहजता से स्वीकार कर ले। अकबर मूलचंद की इसी विशेषता का कायल था। मूलचंद की दोस्ती राजधानी के एक बड़े साहूकार से थी। वह अय्याश तो था ही, मूलचंद को भी अय्याशी के लिए प्रेरित करता रहता था। अब इन दोनों की दोस्ती की खबर चारों ओर फैलने लगी थी। एक रात मूलचंद अपने साहूकार मित्र के साथ रासरंग के लिए एक नाचने वाली के पास चला गया। देर रात तक रासरंग में मग्न रहा। जाम के दौर चलते रहे। रात के तीसरे पहर नशे में मदमत्त होकर वह और साहूकार नाचने वाली के अड्डे से निकले, मगर वे अपने अपने घर पहुंचते उससे पूर्व ही अपराध नियंत्रण शाखा के विशेष छापामारी अभियान के शिकार हो गए। सड़कों पर अपराध नियंत्रण दस्ते के रंगरूटों ने नशे की हालत में मूलचंद और साहूकार को दबोच लिया और उनकी कोई भी दलील नहीं सुनी। वे दोनों अपराध नियंत्रण विभाग के उस कक्ष में बैठा दिए गए जहां संदिग्ध अपराधियों को पूछताछ के लिए रखा जाता था। साहूकार ने तो मूलचंद को अपना दोस्त इसलिए बनाया था कि नवीन वित्तीय नियमों की जानकारी उसे समय से पहले मिल जाया करेगी। मूलचंद दोस्त होने के नाते राजस्व उगाही में सख्ती नहीं करेगा। इसके साथ ही यदि कभी किसी कारण से वह शासकीय उलझन का शिकार हुआ तो मूलचंद के कारण उसे सजा का भागी नहीं बनना पड़ेगा। इसलिए वह मूलचंद पर जी खोलकर खर्च किया करता था। मगर आज जब मूलचंद के साथ वह अपराध नियंत्रण शाखा के हत्थे चढ़ा तो पाया कि मूलचंद की घिघी बंधी हुई है। उसने सोचा कि यदि वह मूलचंद की तरह अकबर के दरबार का दरबारी होता तो अपराध नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को ऐसी खरी खोटी सुनाता कि वे जिंदगी भर याद रखते। उसे बार बार इस बात के लिए मूलचंद पर क्रोध आ रहा था कि वह गिरफ्तार करने वालों को यह क्यों नहीं बता रहा कि वह अकबर के दरबार का सम्मानित अधिकारी है। चाहे तो वह इन अधिकारियों को मजा चखा सकता है। बस थोड़ी सी तरकीब की जरूरत है। ये अधिकारी तो एक डपट में मेमने की तरह मिमियाने लगेंगे। उधर मूलचंद मन ही मन घबराता रहा कि सवेरा होने पर लोगों को वह अपना चेहरा कैसे दिखाएगा। लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। बादशाह को जब पता चलेगा कि शराब के नशे में धुत वह मध्यरात्रि के बाद घूमते हुए पकड़ा गया है, तब वे क्या सोचेंगे। पत्नी और बच्चों तक भी बात पहुंचेगी ही। वह उनके सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। सबेरा होने के बाद जब अपराध नियंत्रण शाखा के आला अधिकारी वहां पहुंचे तब साहूकार ने उनसे कहा, आप लोग यह जानकर चकित होंगे कि कल रात आपके रंगरूटों ने एक ऐसी गलती की है जो किसी सूरत में माफ करने लायक नहीं है। आप जानते हैं,
मेरे साथ वे लोग मूलचंद जी को पकड़ कर ले आए हैं, जो शहनशाह आलम अकबर के दरबारी हैं। चूंकि वे राजस्व विभाग के प्रभारी हैं, इसलिए उन्हें सेठ साहूकारों के घराना जाना पड़ता है। वे किसी कारणवश मेरे गरीब खाने पर पधारे थे और खाने पीने में देर हो गई थी। जब मैं उन्हें छोड़ने जा रहा था तब बिना कुछ पूछे आपके रंगरूटों ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। अब आप ही सोचें, यह बात जब बादशाह तक पहुँचेगी तब क्या होगा। साहूकार की इस ठंडी धमकी से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उसने मूलचंद से माफी मांगी। मूलचंद और साहूकार दोनों छोड़ दिए गए। मगर यह बात दबी नहीं रह सकी कि रंगरेलियां मनाकर लौट रहे दो बड़े लोग अपराध शाखा की जाल में कल रात फंस गए। इनमें एक शाही दरबार का दीवान भी था। बात उड़ी तो अकबर के कानों में भी पहुंची। अकबर को मूलचंद और साहूकार की मित्रता के बारे में पता तो था ही, उन्हें यह खबर भी थी कि साहूकार अपनी दोस्ती की आड़ में अपने मित्र मूलचंद को शराब पिलाता है और अय्याशी भी कराता है। मगर अकबर यह सब जानकर भी खामोश थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मूलचंद कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे उसके नाम को बट्टा लगे या शासन का अहित हो। इतनी बड़ी सल्तनत की अर्थव्यवस्था का संचालन कोई हंसी ठट्ठा की बात तो थी नहीं कि कोई भी उसे चला ले। इस दृष्टि से मूलचंद का कोई विकल्प ही नहीं था। कल रात की घटना की जानकारी अकबर ने पूरी तफ्तीश के साथ मंगा ली। पूरे ब्यौरे पर नजर डालने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साहूकार धूर्त है। वह मूलचंद का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करना चाहता है। कल रात भी मूलचंद ने अपने दरबारी होने का रौब अपराध शाखा के अधिकारियों पर नहीं गांठा, बल्कि बड़ी चालाकी से यह रौब गालिब किया था साहूकार ने। अकबर के अभ्यास में था कि अपने शासन के सभी महत्वपूर्ण लोगों पर नजर रखी जाए। वे अपने दरबारियों के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन जब तक बहुत जरूरी न हो किसी की निजता को नहीं छेड़ते थे। बीरबल के कानों में जब मूलचंद वाली घटना पड़ी तब वह सीधे बादशाह अकबर के पास गया। उसने अकबर से कहा, जहांपना, राजधानी में मूलचंद को लेकर बहुत तेजी से अफवाह फैल रही है कि अभी बीरबल की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अकबर ने कहा कि मूलचंद रंगरेलियां मनाकर मध्य रात्रि के बाद लौटते समय अपराध नियंत्रण शाखा द्वारा पकड़ा गया। यही न, फिर थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, बीरबल, जहां धुआं है वहां आग भी कहीं न कहीं होगी। जिस घटना को तुम अफवाह बता रहे हो वह घटना अफवाह नहीं है। जो कुछ भी तुमने सुना है उसमें से अधिकांश बातें सच्ची हैं। फिर थोड़ी देर अकबर चुप रहे। बीरबल ने उन्हें चुप देखकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अकबर ने हाथ का इशारा कर उसे चुप रहने का संकेत किया और बोले, बीरबल, मैंने विश्वसनीय और विशेषज्ञ अधिकारियों से इस घटना की तफ्तीश कराई है। मेरी समझ से मूलचंद निर्दोष है और सांसारिक प्रपंचों को नहीं समझता है। साहूकार की मित्रता को वह सच्ची मित्रता समझकर उसकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। मुझे लगता है कि यदि साहूकार इसी तरह मूलचंद का मित्र बना रहा तो किसी दिन साहूकार अपनी मित्रता की आड़ में उससे कोई ऐसा काम भी करा लेगा जिससे उसकी निष्ठा और ईमानदारी कलंकित हो जाए। कल रात जो कुछ भी हुआ उस पर विचार करना समय नष्ट करना है। सोचना यह है कि साहूकार और मूलचंद की मित्रता में दरार कैसे पैदा की जा सकती है। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। उसे भरोसा हो गया कि अकबर ने पूरी संजीदगी से यह बात कही है। अकबर की मुखमुद्रा से लग रहा था कि वे बीरबल से इस संदर्भ में कोई टिप्पणी या आश्वासन चाहते हैं। बीरबल ने यह भापते हुए कहा, जहांपना, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। अगले सप्ताह आप मूलचंद और साहूकार के बारे में सुन लेंगे कि दोनों 2 ध्रुवों पर हैं। दोनों के साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अकबर ने बीरबल की आत्मविश्वास भरी बातों को सुनकर अपनी तसल्ली जाहिर करते हुए कहा, बीरबल, यह ध्यान रखना भी हमारा फर्ज होगा कि मूलचंद शाही दरबार का एक महत्वपूर्ण दरबारी है। बीरबल ने अदब से झुकते हुए कहा, ऐसा ही होगा, जहांपना। दूसरे दिन बीरबल ने साहूकार को पैगाम भेजा कि कुछ आवश्यक बातें करने के लिए वह उससे मिलना चाहता है, इसलिए शाही दरबार में उसके कक्ष में आकर उससे मिले। साहूकार यह पैगाम सुनकर घबरा सा गया। कुछ भी हो,
बीरबल था तो बादशाह का खास दीवान, जिसकी तूती अकबर के साम्राज्य में हर जगह बोलती थी। पैगाम मिलते ही वह भागा भागा मूलचंद के पास पहुंचा। उसने सोचा कि शायद मूलचंद को इस बात का अंदाज हो कि बीरबल ने उसे क्यों बुलाया है, क्योंकि वह भी शाही दरबार का दरबारी है। मगर मूलचंद को बीरबल के इस बुलावे का कोई कारण मालूम नहीं था। उसने साहूकार को दिलासा दिया कि यदि बीरबल ने बुलाया है तब सचमुच उन्हें किसी जरूरी बात की जानकारी करनी होगी, वरना अकबर के खास दीवान होने के कारण उन्हें सामान्य दरबारी दिनचर्या से कुछ लेना देना नहीं रहता है। शाही दरबार में बने बीरबल के कक्ष में जाने के लिए जब साहूकार दरबार में आया तब मूलचंद उसके साथ था। दोनों की दोस्ती के बारे में सभी जानते थे, इसलिए दरबारियों ने समझा कि मूलचंद ही साहूकार को दरबार का कामकाज दिखाने के लिए लाया है। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जब बीरबल की नज़र साहूकार पर पड़ी तब वह अपने स्थान से उठकर साहूकार के पास आया और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। बीरबल को ऐसा करते देखकर सारे दरबारी चौंक गए। मूलचंद को भी आशा नहीं थी कि दीवान जी इस साहूकार का इस तरह स्वागत करेंगे। सबको असमंजस में डालते हुए बीरबल ने साहूकार का हाथ बहुत प्रेम से थामा और उसे लेकर अपने कक्ष में चला गया। अपने कक्ष में साहूकार को बैठाकर बीरबल कक्ष से बाहर आया और अर्दली से कुछ कहा। दरबारियों ने देखा कि अर्दली थोड़ी देर के बाद तरह तरह के पकवान और शरबत लिए आया और बीरबल के कक्ष में चला गया। यह पहला मौका था जब दरबारी यह देख रहे थे कि बीरबल दरबार के समय में एक साधारण साहूकार की आवभगत इस तरह कर रहा था। अपने कक्ष में बीरबल ने साहूकार को अच्छी तरह से नाश्ता कराया, फिर प्रेमपूर्वक पूछा, यह बताओ मित्र, भोजन में तुम दाल रोटी पसंद करते हो या भात दाल? साहूकार ने कहा, मुझे तो भात दाल पसंद है। बीरबल ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, भात दाल की बात ही कुछ और है। भात दाल मुझे भी पसंद हैं। इसके बाद थोड़ी चुप्पी रही और चुप्पी तोड़ते हुए बीरबल अपने स्थान से उठते हुए बोला, ऐसा करो, कल इसी वक्त आ जाओ। शेष बातें कल होंगी। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। लाचारी थी, साहूकार को भी अपनी जगह से उठना पड़ा। बीरबल उसके साथ अपने कक्ष से बाहर निकला और उसके साथ चलता हुआ दरबार में मूलचंद के आसन के पास खड़ा हो गया। फिर प्रेमपूर्वक उसने साहूकार को विदा करते हुए कहा, शेष बातों के लिए कल अवश्य आना। ध्यान रहे, हमारे बीच की बातें किसी के कान में न पड़े। बीरबल वहां से पुनः अपने कक्ष में चला गया और साहूकार को मूलचंद ने अपने पास बैठा लिया। फिर उससे धीरे से पूछा, दीवान जी ने क्या कहा? अरे, कोई खास बात नहीं हुई। उन्होंने पूछा था कि दाल रोटी और दाल भात में से तुम्हें क्या पसंद है। मूलचंद को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। भला मुगलिया सल्तनत का दीवान राजधानी के एक नामी साहूकार से यह सवाल क्यों करेगा, वह भी अपने कक्ष में बुलाकर आवभगत करते हुए। पूरे सम्मान के साथ उसे लगा कि साहूकार उससे वास्तविकता छुपा रहा है। दूसरे दिन जब साहूकार आया तब मूलचंद ने उसे देखकर वह उत्साह नहीं दिखाया जो प्रायः मुलाकात होने पर वह दिखाता था। फिर भी साहूकार उसकी अवहेलना को नजरअंदाज करते हुए उसके पास बैठा तथा बीरबल को अपने आने की सूचना भिजवा दी। बीरबल स्वयं अपने कक्ष से निकलकर दरबार में आया और साहूकार को आदरपूर्वक अपने साथ अपने कक्ष में ले गया। इसके बाद दरबारियों ने देखा कि बीरबल के कक्ष में तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और फल शाही नौकर पहुंचा रहे हैं। 2-3 घंटे तक बीरबल उस साहूकार को यह खाकर देखो, यह भी चखो, अच्छा थोड़ा सा यह खा लो आदि कहकर तरह तरह की चीजें खिलाता रहा। जब साहूकार कुछ भी खाने की स्थिति में नहीं रहा तब उसने बीरबल के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर बीरबल ने उससे पूछा, पूरी और रोटी में से तुम खाने में क्या चुनोगे? साहूकार ने बीरबल से कहा, रोटी। पूरी तो रोज रोज खा ही नहीं सकूंगा। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ भी ऐसा ही है, बीरबल ने कहा और अचानक बोला, अरे, मुझे तो समय का अंदाज ही नहीं रहा। अब तुम जाओ, कल जरूर आ जाना। बाकी बातें अब कल ही हो पाएंगी। बीरबल के संकेत पर साहूकार उठा और बीरबल उसे मूलचंद के आसन के पास तक छोड़ गया। जाते जाते उसने साहूकार से कल की तरह ही कहा, ध्यान रहे।
दीवारों के भी कान होते हैं। मूलचंद ने फिर पूछा, दीवान जी ने क्या कहा? तो कल की तरह ही साहूकार ने सहज भाव में उत्तर दिया, आज उन्होंने पूछा था कि रोटी और पूरी में से मेरी पसंद क्या है। मूलचंद ने अविश्वास भरी दृष्टि साहूकार पर डाली। अच्छा, चलो बाहर बात करते हैं। मूलचंद दरबार से अपने साहूकार मित्र के साथ बाहर निकला और दरबार के बाहर पहुंचकर उसने उससे पूछा, आखिर 2 दिनों से दीवान साहब घंटों तुमसे क्या बातें करते रहते हैं? अरे यार, कुछ भी नहीं। वे मुझे खिलाते पिलाते रहते हैं, कुछ कहते ही नहीं। जो कुछ भी उन्होंने 2 दिनों में कहा वह वही 2 जुमला था जो मैंने तुम्हें बताया है, साहूकार ने मूलचंद से कहा। मूलचंद की आंखों में अपने प्रति अविश्वास का भाव देखकर साहूकार ने पुनः कहा, मैं सच कह रहा हूं मेरे दोस्त। तुम्हारी कसम, सच। मुझसे अब तक दीवान जी ने कोई बात नहीं की है। बात करने के लिए कल फिर बुलाया है। इस तरह 7 दिन बीतते बीतते मूलचंद और साहूकार के बीच अविश्वास की ऐसी गहरी खाई तैयार हो गई जिसे पाटना मुश्किल था। 7वें दिन बीरबल ने अकबर को सूचना दी, जहांपनाह मूलचंद और साहूकार अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। अकबर ने बीरबल से पूछ ही लिया, बताओ बीरबल, तुमने यह गुल कैसे खिलाया? बीरबल ने उन्हें साहूकार को दरबारियों के सामने अपने कक्ष में बुलाने और खिला पिलाकर बिना कुछ कहे वापस कर देने की पूरी दास्तान बताते हुए कहा, जहांपनाह मित्रता परस्पर विश्वास पर टिकी होती है। यदि कभी भी इस पारस्परिक विश्वास के बीच अविश्वास पैदा हो जाए या कर दिया जाए तब मित्रता टिकी नहीं रह सकती। मैंने इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर इस काम को अंजाम दिया। बीरबल की पीठ थपथपाते हुए अकबर ने कहा, सार्वजनिक हित के लिए कभी कभी इस तरह के कदम भी उठाने पड़ते हैं। तुमने जो किया वह अच्छा ही किया। मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट हूं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल को आज्ञा दी कि वह 1 हफ्ते के अंदर 4 बेवकूफों को ढूंढ कर लाए और चारों एक से बढ़कर एक बेवकूफ होने चाहिए। आज्ञा पाते ही बीरबल ने बेवकूफों को ढूंढने का अपना काम शुरू कर दिया। मूर्खे की खोज करते करते उन्हें एक आदमी मिला जिसके हाथ में ढेर सारी मिठाइयाँ थी और वह तेजी से भागा जा रहा था। बीरबल ने उसे रोका और उससे पूछा, क्या बात है भाई? तुम इतनी जल्दी में मिठाइयाँ लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या बात हुई है, हमें भी बताओ। वह रुककर बोला, मेरी बीवी ने दूसरी शादी की है और उसके दूसरे पति से एक बेटा पैदा हुआ है। मैं उसे उसके मां बनने की मुबारकबाद देने जा रहा हूं। बीरबल ने उसकी बातें सुनी। उसकी बातों से वह आदमी बेवकूफ लगा, इसलिए उसे अपने साथ लेकर बीरबल अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक आदमी दिखाई पड़ा जो खुद तो घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन घास का गट्ठर उसने अपने सिर पर लादा हुआ था। यह देखकर बीरबल को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे रोककर पूछा, क्या बात है जो तुम खुद तो घोड़ी के ऊपर बैठे हो और घास का गट्ठर तुमने अपने सिर पर रखा हुआ है? उस आदमी ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरी घोड़ी मां बनने वाली है। ऐसी हालत में वह अधिक बोझ नहीं ढो सकती, इसलिए मैं स्वयं तो घोड़ी पर बैठ गया हूं और घास का बोझ मैंने अपने सिर पर रख लिया है, जिससे घोड़ी पर कम वजन पड़े। उसकी बातें सुनकर बीरबल को वह आदमी भी बेवकूफ लगा और वे उसे भी अपने साथ ले चले। अगले दिन सुबह बीरबल उन दोनों बेवकूफों को लेकर दरबार में पहुंच गए और बादशाह से बोले, आलमपनाह, आपने जिन बेवकूफों को खोजने की आज्ञा दी थी उन्हें मैंने खोज लिया है और वे ये हैं। बादशाह अकबर ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये तो 2 हैं। मैंने तुमसे 4 बेवकूफों को ढूंढने के लिए कहा था। बीरबल बोले, हुजूर, दरबार में 4 मूर्ख ही मौजूद हैं। बादशाह अकबर ने हैरान होकर पूछा, 2 और बेवकूफ कहाँ हैं? मुझे तो केवल 2 ही बेवकूफ नजर आ रहे हैं। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, 2 बेवकूफ तो ये हैं जो आपके सामने दरबार में खड़े हैं। तीसरे बेवकूफ आप हैं जिन्हें ने इतना बेवकूफी भरा काम करने का आदेश मुझे दिया, और चौथा बेवकूफ मैं हूं जो बेवकूफों को इकट्ठा कर रहा हूं। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर हंसने लगे।
बादशाह अकबर और बीरबल दोनों दरबार में बैठे हुए थे। तभी बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में कोई अमीर है तो कोई गरीब, ऐसा क्यों है? जबकि सब उस भगवान के ही बनाए हुए हैं। इस नाते सब उस ईश्वर की ही औलाद हुए। एक पिता अपने बच्चों को हमेशा खुश और सुखी देखना चाहता है, फिर भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? किसी को इतना अमीर बना दिया है कि उसके पास धन को रखने की भी जगह नहीं है, और किसी को इतना गरीब बना दिया है कि वह रोटी के एक एक टुकड़े के लिए दर दर भटकता फिरता है, फिर भी उसे रोटी नसीब नहीं होती। बीरबल ने कहा, जहांपना, अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो यह दुनिया चलती ही नहीं, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए यह सब जरूरी है। यदि सब बराबर होंगे तो प्रकृति का नियम बिगड़ जाएगा और दुनिया में प्रलय आ जाएगी। राजा एक पिता की तरह अपनी प्रजा के सुख दुख की चिंता करता है। इस तरह आप भी अपनी प्रजा के पिता हैं। फिर आप सबको बराबर क्यों नहीं देखते? किसी को आप 1000, किसी को 5000, किसी को 100 और किसी को तो 5 रुपए ही तनख्वाह देते हैं, जबकि सभी पूरे दिन मेहनत से अपना काम करते हैं। ऐसा क्यों? आप सभी को बराबर क्यों नहीं समझते? बीरबल की बातें सुनकर बादशाह अकबर चुप रह गए और सोच में पड़ गए। बादशाह को इस तरह खामोश देखकर बीरबल बोले, जहांपना, जो जैसा काम करता है उसे वैसा ही दाम मिलता है, और इस तरह संसार का व्यापार चलता है। अगर ऐसा न हो तो यह दुनिया नहीं चल सकती। इसी तरह भगवान भी नहीं चाहते कि उनके बनाए संसार में कोई दुखी रहे। वह समय समय पर अपने बंदों को राह दिखाते हैं, और जो उनके बताए मार्ग पर नहीं चलता उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो ज्यादा परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक धन, और जो कम मेहनत करते हैं उन्हें कम धन मिलता है। यही प्रकृति का नियम है।